रायसेन जिले के बरेली में सम्यक यात्रा के शुभारंभ अवसर पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने कहा कि हमारा संगठन किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है और सम्यक अभियान किसानों के बच्चों को सम्मानजनक नौकरी दिलाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। यदि किसान और किसान के बेटे सम्मानजनक अवसर प्राप्त कर लेते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णतः सुधर जाएगी। नवक्रांति को कोई रोक नहीं सकता। हम आपको बता दें, सम्यक अभियान के प्रमुख सुप्रसिद्ध विचारक, चिंतक एवं लेखक भास्कर राव रोकड़े हैं। हमारे संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की ओर से हम बहुत छोटी सी भेंट आदरणीय रोकड़े जी के चरणों में देना चाहते हैं। बड़े सम्मान के साथ मेरी प्रार्थना है कि वो उसको स्वीकार करें। 51,000 रुपया राष्ट्रीय किसान महासंघ इस यात्रा के लिए उनको भेंट स्वरूप देना चाहता है और आगे जहां भी यात्रा में जरूरत पड़ेगी हमारे संगठन के लोग आपको सहयोग करेंगे और जहां जहां भी सहयोग राशि की आवश्यकता प्रतीत होगी हम आपका सहयोग आर्थिक भी करेंगे और सब प्रकार से करेंगे, ऐसा हम वचन देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि लेट हो गए हैं, बात तो मुझे बहुत करना थी, उनके बारे में भी बहुत बात करना थी, परंतु अभी समय ज्यादा होने की वजह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। ऐसे हमारे आदरणीय शिव कुमार जी कक्का का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, आए वो यहां पर हमारा संबोधन दें, हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय शिव कुमार जी कक्का जी। धरती माता की। मंचासीन गणमान्य पदाधिकारीगण, माननीय श्रद्धे रोकड़े साहब, उपस्थित हमारे साथी किसान बंधु, सभी का वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन। बंधुओं, प्रभाकर राव रोकड़े जी के प्रति किसानों के मन में, युवाओं के मन में, हमारे सबके मन में अत्यंत श्रद्धा है। वो देश के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, श्रेष्ठ लेखक हैं, चिंतनशील व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं और बहुत अच्छे रणनीतिकार भी हैं। जब कभी भी हमको कुछ ऐसी उलझनें आती हैं तो मैं उनसे फोन से बात करके समय लेकर उनके पास जाता हूं और उनसे मार्गदर्शन लेता हूं। मुझे उनका मार्गदर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। कई बार मैं उनसे बोलता हूं कि आप तो हमारे गुरु हैं, और वो बड़ी आसानी के साथ हमारी समस्याओं को विचार से सुनकर समाधान की ओर रास्ता दिखाते हैं। ये जो अभियान उन्होंने प्रारंभ किया है, सम्यक अभियान, ये बहुत गहरा और गंभीर विषय है और गंभीर विषय को समझने के लिए थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक बैठकर हमको सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस आयु में, जबकि उनको देखने में समस्या है और सारी चीजें हैं, 45 दिन तक वो सड़क पर रहेंगे और इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवान, यानी वो दोनों प्रकार के बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार और अशिक्षित बेरोजगार, दोनों प्रकार के बेरोजगारों की बात को प्रमुखता से और उसके कारण प्रदेश के लोगों को अवगत कराएंगे। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की यात्राएं नहीं निकाल पाता है, पर उन्होंने ये साहस किया। मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। किसानों की पीड़ा उनकी शुरू से रही है और किसानों के लिए उनके मन में बहुत आग है। जब कभी भी बरेली गोलीकांड हुआ, मंदसौर गोलीकांड हुआ, उन्होंने अपने जीवन में 40 से ऊपर किताबें लिखी हैं
मां सरस्वती की उन पर बड़ी कृपा है, उसके वो धनी है कि दृष्टि कमजोर होने के बावजूद भी इतनी बखूबी से इतना अच्छा लिखना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब मंदसौर गोलीकांड हुआ तो जो जांच पुलिस नहीं कर पाई, सीआईडी इंटेलिजेंस नहीं कर पाया, उन्होंने केवल फोन के माध्यम से एक एक व्यक्ति से संपर्क करके, और मंदसौर गोलीकांड की हो चाहे बरेली गोलीकांड की हो, यथार्थ घटना को लिखा है। निश्चित तौर से पराकाष्ठा जो किताब है जो लिखी है वो पूरे देश में चर्चा का विषय रही है, किसानों के प्रति बड़ी लोकप्रिय रही है। कार्यक्रम का थोड़ा हमें भ्रम हो गया कि हमको लगा कि शायद पहले वहां आ रहे हैं, फिर मुझे लगा कि जहां हमारा कार्यक्रम हो रहा है वहीं आ रहे हैं, फिर बीच में जब मेरा भाषण चल रहा था तो मालूम पड़ा रोड साहब तो आ गए हैं, तो कहाँ आए हैं, बोले इधर आए हैं। स्थान का परिवर्तन कुछ बीच में हुआ, उससे कुछ भ्रम पैदा हो गया। आगे सिलवानी उनका कार्यक्रम है और सिलवानी में भी हमारे कुछ साथी कार्यकर्ता हमारे साथ चलेंगे, जो भी गाड़ियां हमारे पास में है। हमने तो ट्रैक्टर रैली उनके सम्मान में निकाली थी, थोड़ा सा वो उनको विलंब हो गया, आने में हो जाता है कार्यक्रम को स्टार्ट करते समय। धीरे धीरे जब यात्रा निकलती है तो यात्रा में कुछ सबक मिलता है, कुछ आगे सीखने को मिलता है, समय की पाबंदी कैसे हो की जाए। ये 1-2 दिन की यात्रा के बाद गाड़ी रास्ते पे आती है। बरेली स्थान चुनने के पीछे उनके मन में बड़ा भाव था। बरेली गोलीकांड जब हुआ तो वो उससे बहुत आहत हुए, और हरि सिंह प्रजापति जिसकी मूर्ति अभी भी एक प्राइवेट प्लॉट पर रखी है, 3 कलेक्टर बदल चुके हैं, किसी भी कलेक्टर की हिम्मत नहीं हुई है कि हमको कोई जगह दे दे। हमने कहा चौराहे पे जगह नहीं दे रहे, मत दीजिए, आप पार्क में दे दीजिए, जहां आप कहें वहां दे दीजिए। उन्होंने कहा कि साहब सरकार से परमिशन आती है 1 महीने में, और 1 महीने बाद हम आपको बता देंगे। तो 1 महीने की जगह करीब करीब है, कई वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक परमिशन नहीं मिली है। हम थोड़ा वक्त और देखेंगे, और अब परमिशन नहीं मिली तो हमको बाध्य होना पड़ेगा मूर्ति को कोई उचित स्थान में स्थापित करने का। मूर्ति उन्होंने अपने खुद के पैसे से, खुद के खर्चे से राजस्थान से बनवा के बुलवाई, और मूर्ति को खुद यहाँ लेके आए। यहाँ पर उन्होंने 7-8 दिन तक भागवत कथा की, उसकी आत्मा शांति के लिए, हरि सिंह प्रजापति के लिए आत्मा शांति के लिए। मैं भी उस कार्यक्रम में यहां पर आया हुआ था। अब रहा सवाल ये कि ये थोड़ा सा कठिन विषय है, तो नौजवानों को चाहिए कि इसको गंभीरता से सुने, और गंभीरता से सुनेंगे तो दिशा मिलेगी आपको। उन्होंने बहुत बारीक से बारीक बात को आपके सामने रखा है। दूसरा मैं बता दूं कि भारत में जितनी भी नौकरियां हैं, प्राइवेट हो सरकारी हो, उससे भारत के लोगों को केवल 3% लोगों को रोजगार मिल सकता है, इससे ज्यादा की संभावना नहीं है। किसान के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार। रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो कृषि है। आज की तारीख में भारत में 15 करोड़ किसान हैं। एक परिवार में हम एवरेज 5 आदमी मान लें तो 15-75 करोड़ को सीधा भोजन एग्रीकल्चर से मिल रहा है। 5 करोड़ हमारा कृषि मजदूर है, उसके भी 5-5 मान लेते हैं तो 55-25, ये हो गए 100 करोड़। और 2% वो लोग हैं, 2 करोड़, जो ट्रैक्टर का काम देखते हैं, कीटनाशक फर्टिलाइजर में काम करते हैं, पंचर बनाने का काम करते हैं, बेल्डिंग है, लोहार की पजाई है, खाद की दुकानें हैं, बीज की दुकानें हैं, कीटनाशक की दुकानें हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, अनाज के व्यापारी आगे बढ़ाते हैं।
इस कृषि के व्यवसाय से अपने उद्योग चला रहे हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं, इनकी संख्या भी हिम्माल है, हर मंडी में हिम्माल है। इन सबकी संख्या करीब करीब 2 करोड़ है, तो 2 पंजे 10, यानी 110 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला अकेला कृषि का क्षेत्र है। सन 1950 में हमारी जीडीपी 53% थी। जीडीपी को समझना पड़ेगा, कठिन विषय है, थोड़ा सा कठिन विषय हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी 53% थी, कम होते होते 13% हो चुकी है। और जो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने दस्तखत किए थे साइनिंग इंडिया 2020, उसके तहत एग्रीकल्चर की जीडीपी को 3% करने का योजना है, जिस पर काम चल रहा है। 3% कृषि की जीडीपी रहेगी और 3% में लघु कुटीर उद्योग और पशुपालन रहेगा। जब 3% जीडीपी देश की हो जाएगी तो इस देश का 60 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, और 60 करोड़ को रोजगार देने की इस देश में और दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसलिए मेरी निवेदन है कि एग्रीकल्चर को बाईपास ना किया जाए। पहले डंगल आया, फिर गेट आया, फिर WTO आया, और अभी 120 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है भारत सरकार ने। जब बाहर से आलू आएगा, भूटान से आलू आएगा, पाकिस्तान से शक्कर आएगी, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आएगा, चना आएगा, मोजाम्बिक से तुअर आ रही है। जब बाहर से कृषि उत्पादन आएंगे, 120 देशों का एग्रीमेंट हो चुका है, कुछ देशों के साथ चल रहा है। चाइना ने को छूट दी है कुछ सामान बेचने की भारत में, तो आज सारे बाजार चाइना के माल से अटे पड़े हुए। जब बाहर से माल आएगा कृषि की उपज, तो हमारे देश की उपज को कौन खरीदेगा? क्योंकि हमारे यहाँ लागत बहुत ज्यादा है। डीएपी पर टैक्स है, यूरिया पर टैक्स है, कृषि यंत्रों पर टैक्स है, टैक्स पर टैक्स है, जीएसटी है, प्लास्टिक के सामान पाइप वगैरह पर 30% का टैक्स है। तो हम इतनी महंगी खेती नहीं कर पाएंगे, किसान अपने आप खेती छोड़ देगा। खैर, बात बहुत लंबी हो जाएगी, समय बहुत लेट हो चुका है। सिवनी का कार्यक्रम सिलवानी में 4 बजे तक आदरणीय श्रद्धेय रोकड़े जी को पहुंचना था। वो कुछ हमारी वजह से भी वो उनका कार्यक्रम लेट हुआ, और हमारी वजह से वो भी लेट हुए। हो गया जो होना था। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए, जब ये यात्राएं चलती हैं, तो हमने यात्रा की है, 75 दिन की यात्रा की थी, 67 दिन की रैकी की थी। हमारे राहुल राज जी और मनमोहन रघुवंशी जी बैठे हुए यहाँ पर, जो यात्रा के मुखिया रहे हैं। तो हमको खर्च लगता है, गाड़ी में डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, रास्ते में भोजन चाहिए, और ये बड़ा पवित्र अभियान है, इसको समझने का समय है। और इतने पवित्र अभियान में ये तमाम खर्चों को लेकर रोकड़ी जैसी फकीर आदमी, जिनके पास कुछ नहीं है पर ज्ञान का बहुत भंडार है, उस भंडार में कोई कमी नहीं है, वो साधन। और अभी तो मैं आया हूँ आदरणीय श्रद्धेय रोकड़े जी का जो समयक यात्रा है युवकों की, क्योंकि किसान के बच्चे जो युवा बेरोजगार हैं उनकी बड़ी तादाद है, और बड़ी तादाद है किसानों के युवा बच्चे हों चाहे सामान्य लोगों के बच्चे हों, उन सभी बच्चों के सामने बड़ा संकट है। और वो युवकों को, बेरोजगारों को जगाने का काम कर रहे हैं। देश में 2 प्रकार के बेरोजगार हैं, एक शिक्षित बेरोजगार भी है, एक अशिक्षित बेरोजगार भी है, जिनकी एक बड़ी तादाद बड़ी बहुत सामने खड़ी हुई है। और ये रोजगार देना सरकार की जवाबदारी है। तो सरकार रोजगार के अवसर मुहैया कराए, ये को मैं समर्थन के तौर पर रोकड़े साहब के इस कार्यक्रम में हाजिर हूँ।